जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन धर्म का संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ खरमास के बारे में। खरमास किसे कहते हैं? तो देखिए, खरमास उस समय को कहते हैं जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और फिर जब तक सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं उस समय को, मतलब उतने समय को खरमास कहा जाता है। फिर जिस दिन धनु राशि से मकर राशि सूर्यदेव प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, उत्तरायण का समय हो जाता है वो, और उसी दिन खरमास समाप्त हो जाता है। और ये लगभग 30 दिन का समय होता है जिस समय में धनु राशि में भगवान सूर्यदेव विराजते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मामलिक कार्य नहीं करना चाहिए। 2 बार खरमास लगता है, एक बार जब धनु राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धनु और मीन ये 2 राशियां गुरुदेव बृहस्पति की है। तो ऐसी है कि भगवान सूर्यदेव जब अपने गुरु से मिलने जाते हैं, क्योंकि देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति को और सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना गया है। ऐसे में जब भगवान सूर्यदेव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वो अपने गुरु की सेवा में होते हैं और इस वजह से कहा जाता है कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, राजा कितना भी बड़ा हो, अगर वो अपने गुरु के पास जाता है तो उसका बल निश्चित ही कम हो जाता है। और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ हो, ऐसा आवश्यक माना गया है। इसलिए समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब पौराणिक कथा के अनुसार इस समय में भगवान सूर्य के रथ को गधे खींचते हैं, यानी कि खर, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। लेकिन इस समय में जब उनके घोड़े थक जाते हैं तो उनके घोड़े विश्राम करते हैं और भगवान सूर्यदेव के रथ को गधे खींचते हैं, जिन्हें कि खर कहा जाता है। और इसी कारण इस महीने को खरमास कहा गया है। और भगवान सूर्यदेव की गति इस समय में धीमी होती है। आप देखेंगे तो प्रकाश भी भगवान सूर्यदेव का इस समय में काफी कम हो जाता है। तो देखिए, इस विषय में वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि इस समय में, मतलब खरमास के समय में, भगवान सूर्यदेव और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, दोनों ही प्रभाव विहीन हो जाते हैं। इसलिए इस समय में कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती है। कुछ कार्य है जिनको वर्जित किया गया है और कुछ कार्य इस समय में जरूर करना चाहिए। तो कौन से वो कार्य है जो इस समय में हमें करना चाहिए और कौन से काम है जो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस समय में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, खरमास के समय में विवाह, सगाई या फिर शादी या सगाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी सगाई या फिर शादी करता है तो ऐसे दंपतियों को प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर यूं कहें तो इस समय में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसे दंपतियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में इस कार्य को खरमास में निषिद्ध माना गया है। खरमास के समय में बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। जनेऊ या फिर कोई भी अन्य जैसे कि शुभ संस्कार होते हैं वो इस समय में नहीं किए जाते हैं। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, समय में प्रारंभ मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और नए कार्य में फिर काफी आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस कार्य में सफलता के लिए। इसलिए ये 1 महीने का जो खरमास का समय होता है इसे आप बीत जाने दीजिए, इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। और हाँ, खरमास के समय में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई घर बनवाया है तो गृह प्रवेश इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं तो नीम की खुदाई, नीम का पूजन भी इस समय में नहीं किया जाता है।
लेकिन हाँ, आपका घर पहले से ही बन रहा है, जैसे कि काम चल रहा है घर में, तो ऐसे में आपका काम उसी प्रकार से चलता रहेगा, फिर आप बीच में नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं, नींव पूजन करवाना चाहते हैं या मकान का कार्य प्रारंभ करवाना चाहते हैं, तो खरमास में मत कीजिए, खरमास बीत जाए उसके बाद कीजिएगा। और इस समय में गृह प्रवेश नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में, तो क्या हम बदल सकते हैं घर? देखिए, आप किराए के घर में भी रहते हैं, तो घर तो जब आप किराया देकर भी रहेंगे तो घर तो आपका ही माना जाएगा, मतलब उस स्थान पर आपको रहना है, परिवार सहित रहना है। देखिए, जब हम कहीं रहते हैं, जितने समय भी रहते हैं, उस समय के सुख दुख जो भी परेशानियां हैं, वो आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो घर चाहे किराए का आप ले रहे हो, लेकिन उस मकान में जब आप रहेंगे तो जो परेशानी आएगी वो आपको आएगी, मकान मालिक को नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, घर आप पहले ही बदल लीजिए या फिर मकर संक्रांति के बाद बदलिए। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि हमें बीच में ही बदलना है, क्योंकि हमारा जब मंथ कंप्लीट होता है तो तभी हम अपना घर बदलते हैं, और इसी बीच में हमें घर बदलना ही पड़ेगा। तब हमें क्या करना चाहिए? तब देखिए, अगर आपने पहले से घर देख लिया है आपको कहाँ जाकर रहना है, तो आप क्या कीजिए कि खरमास प्रारंभ होने से पहले अपने घर की कुछ सामग्री, मतलब कुछ कपड़े लत्ते, कुछ सामग्री, कुछ सामान अपना वहां पर ले जाकर खरमास शुरू होने से पहले रख दीजिए। ले जाकर अपना ताला लगा दीजिए, फिर वो घर आपका हो जाएगा। फिर आप बीच में कभी भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है? एक और प्रश्न जो आप लोगों का हमेशा आता है कि क्या खरमास के समय में हम अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, अगर बहुत जरूरी हो तो, मतलब अगर आप पहले से कई बार आ जा चुके हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी अभी हुई है और अभी आपको पहली बार ही आना जाना है, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ना जाए तो, मतलब अगर आपको पहली बार जाना है मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके, तो रुक जाइए 1 महीना या फिर पहले ही होकर आ। लेकिन अगर आप हमेशा आते जाते हैं तो फिर ऐसा कोई नियम बंधन नहीं होता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन बेवजह ना करे इस समय में, लेकिन फिर भी जाना पड़ जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नए कपड़े खरीद सकते हैं? देखिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मतलब ये सर्दियों का समय होता है, इस समय में शॉल, स्वेटर, ये सभी चीजें इसी समय खरीदी जाती हैं, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर विवाह के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हो, जैसे कि किसी की शादी है, तो के लिए जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जैसे कि दुल्हन का जोड़ा या फिर दूल्हे का जोड़ा, तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि इस समय में, खरमास के समय में, शादी के पर्पस से कपड़े ना खरीदे जाए। लेकिन हाँ, अगर बहुत जरूरी हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि खरमास समाप्त हुआ और 1-2 दिन के भीतर ही शादी होती है, तो ऐसे में शादी की सारी तैयारियां इसी बीच में की जाती है, तो अगर आवश्यक है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। देखिए, ये समय इतना अशुभ नहीं होता है। क्या होता है कि इस समय में प्रयास करना चाहिए कि हम वजह कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, क्योंकि दो बड़े ग्रह गुरु और सूर्य एक तरीके से अस्त की अवस्था में होते हैं, प्रभाव विहीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता में कमी आ जाती है। और इसलिए खरमास के समय में विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य को जल देना इस समय में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आप नियमित नहीं भी देते हैं तो खरमास के समय में भगवान सूर्य देव की पूजा सुबह उठकर जरूर कीजिए। प्रयास कीजिए कि सुबह उठकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा इस समय में आवश्यक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, मतलब खरमास के समय में, भगवान सूर्य और बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, संतान सुख की प्राप्ति, विवाह सुख की प्राप्ति, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। और इसलिए इस समय में गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गुरु की, ब्राह्मण की, सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। इसमें पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर इस समय में किसी तीर्थ पर जाते हैं आप या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। खरमास के समय में जप तप करने से, दान करने से उसका फल कई गुना प्राप्त होता है।
और जीवन के कई प्रकार के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से गुरु बृहस्पति पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में केले के पौधे में आपको जल देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्दी मिलाकर जल में, और प्रतिदिन आप चाहें तो केले के में जल दे सकते हैं। अगर रोज नहीं भी दे पाते हैं तो बृहस्पतिवार को जरूर दीजिए। इस समय में चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के निमित्त आप कोई भी दान करते हैं तो भी आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये समय जप, तप, दान, धर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ कुछ विशेष सावधानियां होती हैं जिनका हमें नियम पूर्वक पालन करना चाहिए ताकि आगे हमारा जीवन सुखमय बीते। और अब बात करें कि खरमास प्रारंभ कब से होगा। समाप्त रहा है तो देखिए 16 दिसंबर 2023 को खरमास प्रारंभ होगा और 15 जनवरी 2024 को खरमास का समापन है। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी और फिर उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुल 30 दिन का लगभग समय होगा जिस समय में आपको सावधानियां रखनी है। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस समय में हम कोई व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं, देखिए, खरमास में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उस व्रत को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, खरमास के समय में अगर आप व्रत का उद्यापन ना करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। चाहे आप कोई सा भी व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार कर रहे हो या फिर 16 बृहस्पतिवार कर रहे हो, या फिर आपने गिनती के अनुसार कोई व्रत करना है, तो भी 1-2 व्रत अधिक कर लीजिए। मतलब मकर संक्रांति जब तक है तब तक आप जितने भी व्रत बीच में आ रहे हैं कर लीजिए, और फिर मकर संक्रांति के बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। तो इस समय में कोई भी नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए, किसी भी व्रत का उद्यापन मत कीजिए। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, मतलब जो पहले से व्रत कर रहे हैं उन सभी व्रतों को उसी प्रकार कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वो ज्ञापन मत कीजिए। तो खरमास का ये समय कुल 30 दिन का है। इस समय में कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।